हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो हम लोग मूल अधिकार पे बात कर रहे हैं। और अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने जो है समानता का अधिकार पढ़ लिया है। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है। उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया है। फिर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जो मूलतः अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। तो आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद 29 जो कि सांस्कृतिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, ये क्या कहता है। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को, ठीक, प्रत्येक नागरिक को, ठीक, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है, को संरक्षण करने का अधिकार होगा। और किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, इन सब के आधार पर शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसको संरक्षण का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षा संस्था में। अब इसमें हम लोग मूलतः समझते हैं। पहले मान लीजिए कि जो भाषा है, भाषा कहते किसे हैं, ठीक है। तो भाषा दोस्तों वह माध्यम होता है, ठीक है, ठीक है। भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बोलकर या लिखकर अपने विचारों को जो है प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा क्या हो गया, अपने विचारों को बोलकर या प्रकट करने का, बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम हो गया भाषा। उसके बाद एक शब्द क्या है, लिपि। लिपि क्या होता है दोस्तों, भाषा जो है उसको लिखने का माध्यम होता है। लिपि जो है भाषा को लिखने का एक माध्यम होता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। यानी कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक। अगर हम हिंदी लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। उसके बाद एक शब्द क्या है, संस्कृति, ठीक है, जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है और संस्कृत है। संस्कृत क्या हो गया दोस्तों कि यह जो होता है कि समुदाय के जीवन जीने का एक तरीका होता है। संस्कृति किसी भी जो है समाज में वहाँ के लोगों के द्वारा जीवन जीने का एक तरीका होता है। और इसमें क्या होता है, मुख्यतः जो लोक जीवन के तत्व होते हैं, ठीक है, लोक जीवन के तत्व है, ठीक। संस्कृत क्या होता है, किसी भी समाज के जीवन जीने का एक तरीका, और इसमें लोक जीवन के तत्व होते हैं। लोक जीवन के तत्व के अंतर्गत क्या आएंगे, वहाँ का वस्त्र विन्यास, वस्त्र विन्यास। फिर क्या आ जाएगा, आपका खान पान, खान पान आ जाएगा। उसके बाद फिर नृत्य आ जाएगा, संगीत आ जाएगा, ठीक। फिर आपका संगीत हो जाए, पर्व त्योहार हो जाएगा, ठीक, पर्व या त्योहार। अब इसमें क्या होगा, वस्त्र विन्यास। मान लीजिए कि जो राजस्थान का इलाका है और गुजरात में जो पगड़ी पगड़ी का जो है वो फैशन के तौर पे नहीं पहनते हैं, बल्कि वहाँ का जो एक लोक जीवन का जो है तत्व है कि वहाँ पे सामान्यतः लोग उसको अपने सम्मान का प्रतीक मानते हैं, इसलिए पहनते हैं। और जो अगर मान लीजिए हम लोग बंगाल में देखें तो वहाँ धोती कुर्ता वहाँ की जो है लोक जीवन से संबंधित जो है वस्त्र विन्यास है। और उसके बाद खान पान में क्या होता है, खान पान में हम देखते हैं कि मान लीजिए कहीं पर पंजाब में जाएंगे तो वहाँ का जो प्रसिद्ध है मक्के की रोटी और सरसों का साग। उसके बाद फिर अगर आप जा रहे हैं बंगाल की तरफ तो वहाँ पे मच्छी चावल आपको दिया जाता है। तो ये खान पान, ठीक है। अलग अलग संस्कृति में जो है अलग अलग जगहों पे जो लोग हैं उनका खान पान अलग है, तो वो उसको संरक्षित कर सकते हैं, यह उनकी संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से नृत्य संगीत भी हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। पर्व त्यौहार भी अलग होता है, कहीं पे दशहरा तो कहीं पर काली पूजा, कहीं पे जो है महामस्तकाभिषेक, तो कहीं पे जो है रमज़ान मनाया जाता है। इस तरीके के त्यौहार भी हर संस्कृति और हर क्षेत्र के अनुसार जो है अलग अलग होते हैं, ठीक। ये हो गया आपका, यानी कि इन तीनों को संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसको, भाषा को। यानी कि हम क्या भाषा बोल रहे हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो इसको हम संरक्षित करने का अधिकार है। लिपि, देवनागरी लिपि में, लिपि क्या होता है कि अगर हम भाषा है, ठीक है, उस भाषा को जब हम लिखते हैं, ठीक, तो ये भाषा लिखने का एक माध्यम हो गया, कौन सा, लिपि। उसके बाद संस्कृत क्या हो गया, संस्कृत जो है किसी जो है समाज का जो है जीवन जीने का तरीका होता है, और इसमें लोक जीवन के तत्व आते हैं। और लोक जीवन के तत्व के अंतर्गत हम लोगों ने किस पे बात की, वस्त्र विन्यास, खान पान, नृत्य संगीत, पर्व त्योहार, ठीक, लोक जीवन के ये तत्व होते हैं। वस्त्र विन्यास में वहाँ का पहनावा आता है, खान पान में वहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग खान पान होते हैं, अलग अलग समुदाय के। उसके बाद नृत्य संगीत अलग अलग क्षेत्र में, कहीं पे घूमर, कहीं पे बिहू, तो कहीं पे जो है
कुचिपुड़ी, कहीं का कथकली, इस तरीके का नृत्य अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जो है अलग अलग संस्कृति की एक पहचान है। पर्व त्यौहार, तो कहीं पर जैसे दक्षिण भारत में महामस्तकाभिषेक होता है, बंगाल में काली पूजा, उत्तर भारत में आपका जो उत्तर भारत में आपका दशहरा, दिवाली, इन सब तरीकों का जो त्यौहार, तो अलग अलग जगहों पर त्यौहार जो है अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। ये वहाँ की संस्कृति हो गई, और इसको जो है हमें संरक्षित करने का अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 29। ठीक है। अनुच्छेद 29 जो मुख्यतः क्या कहते हैं कि ये जो मुख्यतः अगर देखें तो ये अल्पसंख्यकों के जो है जो सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार है उसको संरक्षित करता है। किस प्रकार से? क्योंकि सामान्यतः यह माना जाता है कि जो बहुसंख्यक हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदू जो हैं भारत में अधिकांश क्षेत्रों में बहुसंख्यक हैं, तो ये सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि ये बहुसंख्यक हैं, तो इनकी भाषा, लिपि, इन सब चीज़ों को जो है लेकर समस्या नहीं आएगी, इन्हें दबाया नहीं जाएगा। इस आधार पर इसको मान लिया जाता है, ठीक, कि ये लगभग मान लीजिए मुख्यतः अल्पसंख्यक के जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक हितों को जो है संरक्षित करता है। ऐसा लिखा नहीं गया है, मान लीजिए इससे एक ये आधार निकलता है कि ये मुख्यतः अल्पसंख्यकों को संरक्षण देता है। और मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनेकता में एकता, ठीक है, किस अनुच्छेद के माध्यम से प्रतीत होता है? तो आपका अनुच्छेद 29, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों के जो है संरक्षण की बात करता है, विभिन्न भाषाओं के संरक्षण की बात करता है, विभिन्न लिपियों के संरक्षण की बात करता है। इस प्रकार जो है ये अनेकता में एकता को दिखाता है। ठीक, इस पे बात कर ली। अब हम लोग अनुच्छेद 30 पे बात करते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? सभी अल्पसंख्यकों को मनो अनुकूल, ठीक है, मनो अनुकूल यानी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक चाहे तो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकता है। यदि जनहित में ऐसी संस्था, यानी कि जनहित में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं का यदि सरकार अधिग्रहण करती है तो बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि अगर जनहित में सरकार क्या कर रही है? अधिग्रहण कर रही है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था का, तो क्या होगा? उसको बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। अब भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। अब भारत में अल्पसंख्यक जो माना गया है मुख्यतः क्या है? दो रूपों में माना जाता है, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। धर्म और भाषा के आधार पर भारत में अल्पसंख्यकों की व्याख्या की गई है। ठीक। अब क्या हुआ, भारत में जब हम अल्पसंख्यकों को देखते हैं तो हम अल्पसंख्यक का निर्धारण करते कैसे हैं, इस पे बात करेंगे। भारत में अल्पसंख्यक भारत में अल्पसंख्यक भारत में अल्पसंख्यक ठीक है, भारत में अल्पसंख्यक है कौन? इसको निर्धारित करने के लिए क्या किया गया? संसद ने जो है एक अधिनियम पारित किया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ठीक है। भारत में अल्पसंख्यक को, चूंकि भारत में अल्पसंख्यक दो प्रकार के हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, और इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तब संसद ने क्या किया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित किया, जिसके आधार पर, ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि, ठीक है, सरकार जो है, केंद्र सरकार किसी को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखती है तो वह एक अधिसूचना जारी करेगी और उसके माध्यम से जो है अल्पसंख्यक को बनाया जाएगा। ठीक। अगर मान लीजिए ये कानून क्या कहता है कि सरकार अधिसूचना जारी करेगी और उसके माध्यम से अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर जो है एक अधिसूचना जारी करेगा और उसके द्वारा अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा। ठीक है। यानी कि क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि अगर मान लीजिए किसी को अल्पसंख्यक चुनना है, ठीक, कोई अल्पसंख्यक कब होगा? तो मान लीजिए किसी को अल्पसंख्यक चुना जा रहा है, कब होगा? तो इसमें क्या हुआ कि सरकार एक अधिसूचना जारी करके जो है किसी को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में जो मान लीजिए योग्यता रखता है अल्पसंख्यक होने का, उसको अल्पसंख्यक घोषित कर सकती है। इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से क्या करेगा? अधिसूचना जारी करेगा और अल्पसंख्यक वो समुदाय हो जाएगा जो श्रेणी में आता है। अब क्या हुआ, केंद्र सरकार ने जो है अब अधिसूचना जारी की और मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन समुदाय को जो है अल्पसंख्यक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि
वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ठीक है, इनको अल्पसंख्यक का जो है दर्जा दिया गया। अब जो है अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है, ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को आधार बनाया गया। ठीक है, अल्पसंख्यक मान लीजिए कि हम इनको अल्पसंख्यक क्यों मान रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है जनसंख्या इनकी कम है। अल्पसंख्यक माना किसे? ठीक है, तो आपका हो गया मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी। ठीक है, इन सबको जो है अल्पसंख्यक माना। अब इसमें क्या हुआ कि जब जनसंख्या को आधार बनाया गया, ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जनसंख्या को आधार बनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर आधार बनाया गया। फिर देखा गया कि जो है अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के आधार पर जो है अल्पसंख्यक को निर्धारित कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे राज्य भी हैं भारत में जहाँ पर हिंदुओं की भी जनसंख्या जो है कम है अन्य के मुकाबले। तो क्या वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं घोषित किए जाएंगे? तो ये उनके जो है अधिकार का एक उल्लंघन है कि कहीं मान लीजिए बहुसंख्यक समुदाय ईसाई है और वहाँ पे जो कुछ ही हिंदू हैं 2-4%, तो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं हुए वहाँ पर? तो हम क्यों राष्ट्रीय स्तर को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को इसका आधार बनाते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं। क्या हुआ, एक केस हुआ इसमें टीएम पाई फाउंडेशन केस। ठीक है, टीएम पाई फाउंडेशन केस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि यद्यपि मान लीजिए चलिए आपने अच्छा किया कि अल्पसंख्यक घोषित किया जिनकी जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर कम है, लेकिन राष्ट्र में जो है कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें जो है हिंदू अल्पमत में है, यानी कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक हैं, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को आधार लिया है। तो क्या जहाँ पर जनसंख्या जिस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो क्या इनको वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, और वहाँ पर जो बहुसंख्यक जनसंख्या है अगर इस आधार पर देखा जाए तो वहाँ पर बहुसंख्यक जनसंख्या को जो है आपका जो अल्पसंख्यक का अधिकार मिल रहा है। फिर क्या हुआ, इसमें कुछ राज्य हुए। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या टीएम पाई फाउंडेशन केस में कि तार्किक क्या होगा। ठीक, तार्किक रूप से जब व्याख्या की तो इन्होंने क्या कहा कि तार्किक क्या है कि यदि हम अल्पसंख्यक का निर्धारण जो है प्रांतीय आधार पर करें तो यह तर्कपूर्ण लगाएंगे। कि इन्होंने क्या कहा कि हमको जो है अल्पसंख्यक का आधार है वो राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या को नहीं बल्कि प्रांतीय आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाएगा। और वर्तमान में स्थिति क्या है कि 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदू जो है अल्पमत में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर के राज्य हैं और एक जो है आपका पंजाब है। पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा है? नागालैंड हो गया आपका, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया और एक पंजाब। ठीक है, इन राज्यों में क्या है? हिंदू अल्पमत है। और जो है जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया तो वहाँ सिख पर जो है सिख जो है बहुसंख्यक होंगे, फिर भी उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा। किसके अनुसार? भारतीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 से जो जनसंख्या को आधार मानते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करता है। ठीक है, अब इनको और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक आपका जम्मू कश्मीर जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुस्लिमों को जो है अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है। लक्षद्वीप में भी यही हाल है कि वहाँ पर हिंदू अल्पमत हैं, बाकी जो वहाँ की जनसंख्या है वो बहुसंख्यक है। तो आपको जो है क्यों ऐसा है? अब इसमें क्या हुआ, इस आधार पर जो है क्या हुआ, इनको छोड़ दिया गया और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको जो है यदि हम राज्य के आधार पर ठीक है जनसंख्या को आधार बनाएं तो हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। किन राज्यों में? इन 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। 6 राज्य कहाँ पे हैं जो जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब। यद्यपि अभी इन्हें घोषित नहीं किया गया है, वो यहाँ पर माना जाता है कि जो हिंदू हैं उनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, यानी वो अल्पमत में हैं तो उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिलना चाहिए। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर व लक्षद्वीप जहाँ पर हिंदू जनसंख्या कम है औरों के मुकाबले। अब क्या हुआ, इसी में एक अश्वनी उपाध्याय केस हुआ। ठीक है, अश्वनी उपाध्याय जो थे उन्होंने क्या किया, इस विसंगति जो ये विसंगतियाँ जो थी कि हम जहाँ पर हिंदू अल्पमत हैं तो वहाँ पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि राज्य के आधार पर जो है जनसंख्या को राज्य के अनुसार जनसंख्या को आधार बनाते हुए अल्पसंख्यकों को जो है
ठीक है, अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। राज्य के अनुसार जनसंख्या को आधार बनाओ और उस आधार पर आप अल्पसंख्यक का निर्धारण करो, ना कि राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या को आधार बनाते हुए अल्पसंख्यक का निर्धारण करो। अब ऐसी मांग लेकर एक जनहित याचिका इन्होंने, अश्वनी उपाध्याय ने, सुप्रीम कोर्ट में दायर की। और इनमें जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों में जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, ऐसा उन्होंने गुजारिश किया कि आप इन 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा दें और उनमें अल्पसंख्यक और उन्हें जो है अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले सभी लाभ दें। ठीक, अश्वनी उपाध्याय ने किस आधार पर किया कि चूंकि यहाँ पर हिंदू अल्पमत में हैं और इसलिए इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए इन 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, और उसके बाद इनको जो अल्पसंख्यक को प्राप्त होने वाले लाभ हैं वो भी इन्हें मुहैया कराया जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था क्या होती है, इस पे बात करते हैं हम लोग। तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की बात आई, क्या होती है अल्पसंख्यक शिक्षा, ये क्या हो गया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था कौन सी होती है कि जो है यह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित हो और इसमें अल्पसंख्यक ही प्रशासित करता हो। इसे स्थापित कोई अल्पसंख्यक करे, जैसे मान लीजिए मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो वो स्थापित करे, या जैन अल्पसंख्यक है वो स्थापित करें, यानी कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित प्लस प्रशासित किससे हो, अल्पसंख्यक ही प्रशासित करे इसको। प्रशासित भी अल्पसंख्यक करे, तब जो है इसको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था माना जाएगा। ठीक है, और क्या है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था क्या होती है, दूसरा क्या आधार हुआ कि जो मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक हितों को, यानी कि वो किसी अन्य समुदाय के शैक्षिक हितों के नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समूह के जो है शैक्षिक हितों को जो है साधती हो, यानी कि मुख्यतः अल्पसंख्यक ठीक वर्ग के शैक्षिक हितों को पूरा करता, ये जो होगा आपका अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था होगी। और इनको क्या है, भारत में इन अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थाएं हैं इनको अन्य जो सामान्य शिक्षा संस्थाएं हैं उनके, ठीक है, उनके अलावा जो है मान लीजिए अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्था है इनको सामान्य शिक्षा संस्थाओं के विपरीत कुछ छूटें प्राप्त की, कुछ छूटें मिली हुई हैं, यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को कुछ विशेष छूटें हैं। वो छूटें कौन सी हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो है आरक्षण है, यानी कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी आरक्षण ये सब यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और सामाजिक वर्गों का आरक्षण मान्य नहीं होगा, यद्यप इसमें धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, यानी कि इन संस्थाओं में जो है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक वर्गों व ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मान्य नहीं, यानी कि अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें क्या हुआ कि इनको कुछ विशेष छूटें दी गई और उसमें क्या कहा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, परंतु सामाजिक वर्गों तथा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मान्य नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आप धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई एससी जा रहा है, एसटी जा रहा है, ओबीसी जा रहा है या फिर ईडब्ल्यूएस जा रहा है, इस आधार पर यहाँ पर सीटें आरक्षित नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर कोई किसी शिक्षक या कर्मचारी की भर्ती होनी है तो उसमें इसको स्वायत्तता प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें इसको स्वायत्तता प्राप्त होगी। स्वायत्तता किसमें,
इसको स्वायत्तता किसमें प्राप्त होगी? शिक्षक तथा कर्मचारियों की भर्ती में स्वायत्तता प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र ही होगा, लेकिन या क्या, या मान लीजिए नियुक्ति में, या कह सकता है अगर भर्ती कर रहा है कि हम इसी धर्म के विशेष के व्यक्ति को ही अपनी शिक्षा संस्था में रखेंगे। ठीक, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, स्वायत्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, समय समय पर राज्य जो है इन्हें विशेष अनुदान भी देता है, यानी कि राज्य द्वारा विशेष अनुदान भी मिलता है समय समय पर। अनुदान राज्य द्वारा। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या हो गया, अब वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि आज हम लोग देखते होंगे कि जैसा कि मैंने कह दिया है कि जो बात अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं हैं, इसमें जो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को जो है अगर उनका अधिग्रहण कर रहे हैं तो बाजार मूल्य पर मुआवजा मिलेगा, और वर्तमान में तो मुआवजे का तरीका कुछ अलग है, तो इस पर बात करते हैं। तो पहले क्या था, ठीक है, कि अगर मान लीजिए एक चौराहा है और चौराहे के दोनों तरफ, ठीक, एक सामान्य शिक्षा संस्था है जो किसी बहुसंख्यक द्वारा खोली गई है, और एक जो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा खोली गई है। अगर यहाँ पे जाम लग रहा है और बाय द वे इंजीनियर को बुलाया गया और कहा गया कि जो है ऐसा है, इसका कुछ समाधान निकालो क्योंकि यहाँ पर बहुत जाम लग रहे हैं, और इंजीनियर किसी वजह से कहता है कि ऐसा है कि इन दोनों स्कूल की जो है जगह को ले लिया जाए और यहाँ पर ओवर ब्रिज बना दिया जाए, जिससे जाम की समस्या निपट सकती है। अब क्या हुआ, सरकार ने दोनों का भूमि अधिग्रहण किया। अब दोनों का भूमि अधिग्रहण किया तो मान लीजिए उस समय वहाँ पे बाजार मूल्य जो है 1 करोड़ था। ठीक है, तो आपको अल्प सरकार क्या करेगी, सरकार को जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है उसको 1 करोड़ रुपया देने के लिए बाध्य है। सरकार जो है अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्था है उसके जो संस्थापक हैं उनको 1 करोड़ रुपया देना, ठीक है, अनिवार्य हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर वहीं सरकार चाहेगी तो जो जो सामान्य शिक्षा संस्था है उसको 1 करोड़ भी दे सकती है, और चाहेगी तो उसे 10 लाख देकर भी इसको समाप्त कर सकती थी। लेकिन वर्तमान में क्या परिस्थिति है 2014 के बाद, ठीक है, वर्तमान में परिस्थिति यह हो गई कि जो संसद है इसने एक कानून पारित किया। ठीक, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014, संसद ने क्या पारित किया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014। इसके अनुसार क्या कहा गया कि अगर सरकार किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है तो वह बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा देगी। यानी कि अगर 100 रुपये है बाजार मूल्य तो आपको 400 रुपये सरकार देगी अगर अधिग्रहण करती है। यानी कि इसके पहले क्या था कि जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं थी उनको मान लो बाजार मूल्य पे दिया जाता था, जितना बाजार मूल्य है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है तो उनको 100 रुपया देना अनिवार्य होता था। लेकिन जो सामान्य शिक्षा संस्थाएं थी उनको सरकार 100 भी दे सकती थी, 90 भी, 80 भी, 50 भी, कोई भी दे सकती थी, और उनको ये लेने के लिए बाध्य होना पड़ता इस, और सरकार भूमि का अधिग्रहण कर लेती। लेकिन वर्तमान में जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 आ गया तो क्या हुआ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है ये सामान्य रूप से सभी भूमि पर जो है लागू होता है। और यदि सरकार अब भूमि का अधिग्रहण करती है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है 2014 के बाद आने के बाद से, तो वह जो भूमि लेगी, जिस भूमि का अधिग्रहण करेगी उसका जो बाजार मूल्य होगा उससे 4 गुना अधिक मुआवजा देगी और जो है भूमि का अधिग्रहण कर लेगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कल हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 32, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जिसको जो है संविधान संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।